91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो केदार। मैं हूं राजेश पांडे और आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं खास मेहमान। रोड सेफ्टी पर अवेयरनेस के लिए आए हैं हमारे साथ स्नेहलता जी। आप एक मल्टीनेशनल कंपनी एफकॉन की बिजनेस एनालिस्ट। और हमारे साथ हैं सौरभ चौरसिया जी। आप आईआईटी रुड़की के रिसर्च स्कॉलर हैं और रोड सेफ्टी पर अवेयरनेस के लिए मानव भारती स्कूल देहरादून में आप आए हैं। आपका स्वागत है रेडियो केदार। थैंक यू सर। मैम, रोड सेफ्टी की जहाँ बात आती है तो हमें दिखती है सड़क, बिल्कुल, ट्रैफिक लाइट्स, हेलमेट, राइडर्स, ड्राइवर्स, ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में एकदम आ जाती हैं। हम बात करते हैं कि अब एक डिजिटल एज है, आने वाला समय अब टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से भरा पूरा होगा। ड्राइविंग सीट पर कोई ड्राइवर नहीं होगा, लेकिन इसके बाद भी जब हम इस एज में हैं, इसके बाद भी हमें रोड सेफ्टी पर अवेयर करने की आवश्यकता पड़ रही है। जानना चाहेंगे उन कारणों को। जी बिल्कुल। हम अगर भविष्य में देख रहे हैं कि गाड़ियाँ खुद से चल रही हैं, ड्राइवर्स नहीं है उसमें, बट एक फैक्टर होगा जिसमें हम रोड सेफ्टी को केटर करेंगे। क्योंकि हम अगर आज भी देखते हैं, सारे लोग गाड़ी से ट्रैवल नहीं करते हैं, नहीं मूव करते हैं, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। कुछ छोटे डिस्टेंस की जो ट्रिप्स होती हैं उसको कवर करने के लिए लोग पैदल चलते हैं, ई रिक्शा जैसी चीज़ें लेते हैं। तो इंडिया अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो ये एक ऐसा देश है यहाँ पे ये सारी चीज़ें रहेगी। एक मिक्स तरीके का ट्रैफिक वॉल्यूम हम जिसको बोलते हैं, एक मिक्स ट्रैफिक वॉल्यूम हमेशा बना रहेगा। तो जो सबसे सेंसिटिव एरिया है, गाड़ी में लोग सेफ रहते हैं, बट जो पैदल चल रहा है उसके गाड़ी वाले की कंपैरिजन में अगर देखें उसकी सेफ्टी कम होती है। तो हमें एक पैदल चलने वाले यात्री पे या दो व्हीलर पे जो चल रहा है उस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो ये सब कारण है हमारा। हम IRC से एक वर्ड आता है वल्नरेबल रोड यूज़र्स, VRUs। हमें उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर आप मौत का डेटा भी देख लेंगे तो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स दो पहिया वाहन चालक हैं और जो पैदल चल रहे हैं उनका सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा है। दोनों का अगर जोड़ के भी देखेंगे तो लगभग 60 के आसपास % बनता है कंपेयर टू हमारी गाड़ी या बसेस का एक्सीडेंट हो रहा। वहाँ पे ज़्यादा हमारा फेटेलिटीज़ का जो रेट है सबसे ज़्यादा हाई वहाँ पे। तो रोड सेफ्टी एक ऐसा चीज़ है, कितना भी हम स्मार्टनेस ले आएँ, कितना भी हम अपने चीज़ों को इम्प्रूव कर लें, अपडेट कर लें, रोड सेफ्टी हमेशा रहेगी। बिल्कुल सही कहा आपने कि रोड सेफ्टी हमेशा रहेगी। और ये बहुत चिंताजनक बात बता रहे हैं कि राइडर्स की बात बता रहे हैं और पैदल चलने वालों की बात, कि इनकी जो मृत्यु का जो डेटा है वो ज़्यादा है, 60% जैसा कि आपने अभी बताया। अब हम आते हैं स्मार्ट सिटी पे। बिल्कुल। तो स्मार्ट सिटी को हम लोग इस तरह से डिज़ाइन करते हैं, जैसा कि मेरी जानकारी में है कि सुविधाएं मिले, बिल्कुल, और यातायात को लेकर भी उसमें प्रयोजन होते हैं। सर, जानना चाहेंगे कि किस तरह के प्रयोजन होते हैं स्मार्ट सिटी में। स्मार्ट सिटी ये 2014 में जब आया था तो इस विज़न के साथ आया हुआ था ये कॉन्सेप्ट कि हम बहुत सारी चीज़ें अलग अलग लोगों के लिए कन्वीनियंट बना सकें। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी मैम ने बताया कि जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो सबसे ज़्यादा वनरेबल होते हैं रोड एक्सीडेंट में। तो स्मार्ट सिटी में उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लाया था कि वो फुटपाथ बनाएंगे, अलग से बैरिकेडिंग रहेगी जिसकी, जहाँ पर सिर्फ पैदल चलने वाले लोग रहेंगे, ताकि वो बाकी जो व्हीकल्स जा रहे हैं उनसे उनका टच ना हो, या कहा जाए कांटेक्ट ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि अभी भी देहरादून के तो लगभग बहुत सारे चौराहों पर ट्रैफिक लाइट्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी चौराहे हैं जहाँ ट्रैफिक लाइट्स नहीं हैं, और वहाँ पर लोगों को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरी तरफ के चौराहे से कौन आ रहा है, मैं पहले निकल जाता हूँ। जैसे अभी आपने देहरादून में एक एक्सीडेंट हुआ, रेसिंग की जा रही थी उस पर, और वहाँ पर यही हुआ, ट्रक के पीछे उनकी गाड़ी भिड़ गई। तो ये एक प्रॉब्लम जो है कि अगर ट्रैफिक लाइट्स चल रही होती या ट्रैफिक लाइट्स नहीं भी, अगर वहाँ ट्रैफिक पुलिस वाले होते तो शायद वो रेसिंग ना करते या वो ऐसा करने से डरते। तो स्मार्ट सिटी में जो ट्रैफिक को ईज़ बनाने के लिए कि बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स लाए गए कि फुटपाथ बनाया जाएगा, कहीं कहीं पर इवन हाईवे पर आप जाएंगे तो उन्होंने बाइकर्स के लिए एक अलग से लेन बना रखी है साइड में, कि वो बाइकर्स से सिर्फ उस लेन पर चलेंगे, बाकी जो फास्ट लेन है वहाँ पर बाइकर्स ना जाएं, और फुटपाथ है। ऐसे ये सारी चीज़ें स्मार्ट सिटी में की गई हैं। इसके साथ ही ट्रैफिक लाइट्स लगाई जाएंगी, ट्रैफिक को ईज़ किया जाएगा।
जैसे कि आप अभी बता रहे हैं कि स्मार्ट सिटी में परियोजन होंगे, पैदल चलने वालों के लिए अलग पाथ होगा, और ट्रैफिक लाइट को इस तरह से, और वहाँ पर ड्यूटी भी होगी कर्मचारियों की, और सेंसर्स की भी बात आप कर रहे हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना या नहीं फॉलो करना, रोड सेफ्टी की हम बात कर रहे हैं, क्या ये बिहेवियर से जुड़ा हुआ इशू भी है? बिल्कुल। देखिए, एक कहीं पर मैंने कहावत पढ़ी थी, वंस अ मिस्टेक इज़ अ मिस्टेक बट अगेन अ मिस्टेक यू आर मेकिंग अ हैबिट। अगर आप बार बार एक गलती करते हैं, धीरे धीरे वो आपकी एक आदत बन जाती है। देखिए, बहुत कड़वी सच्चाई है कि इंडिया में ये ट्रैफिक रूल्स को तोड़ना एक आदत बन चुकी है लोगों की। गलती नहीं है एक्चुअली, आदत बन चुकी है, क्योंकि लोग एक बार क्रॉस कर जाते हैं तो उन्हें लगता है इस बार हम चालान से बच गए, तो अब उन्हें लगता है वो हर बार बच जाएंगे। या वो एक बार अगर किसी ने रेसिंग करी, एक्सीडेंट होते होते बचा, तो अब उसे लगता है, ख़ास तौर से जो नए लड़के हैं, युवा हैं, जो युवाओं को लगता है कि ये तो इसमें अब मज़ा आ रहा है थोड़ा सा, है ना, हम ये काम कर सकते हैं, रेसिंग करेंगे और कुछ नहीं होगा, स्टंट कर लेते हैं। जैसे बाइकर से सबसे ज़्यादा स्टंट करते हैं। ये जो एक आदत बन चुकी है लोगों की, ये एकदम बिहेवियर से जुड़ा हुआ है। और जो हमारी संस्था है इफ्कॉन स्ट्रावेग और IIT रुड़की, वो इसी चीज़ पर काम कर रहे हैं कि हम छोटे बच्चों को जागरूक करें इस बारे में कि उनकी आदत ऐसी ना बनने पाए, वो एक ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने की आदत डालें। जैसे कि सर बता रहे हैं कि एक आदत बन गई है और उनको इस पर कुछ ज़्यादा लुत्फ उठाने की कोशिश करते हैं कि तेज बाइक दौड़ रही है, रफ्तार से हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं। जो अवेयरनेस है, क्योंकि अवेयर तो हम लगातार करते आ रहे हैं, वर्षों से अवेयर करते आ रहे हैं, अब अवेयरनेस का जो तरीका है उस तरीके को जानना चाहेंगे कि क्या खास तरीका है। जैसे इसके लिए मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगी। मैं कॉन्सेप्ट होता है ट्रिपल E का। जब भी हम, सिंस मैं ट्रांसपोर्ट प्लानिंग करके मतलब यहाँ तक आई हूँ, तो एक कॉन्सेप्ट होता है ट्रिपल E का, जहाँ पे हम कहते हैं इंजीनियरिंग, एजुकेट एंड एनफोर्स, और तीनों इसी क्रम में आते हैं। हम एज अ पॉलिसी मेकर, सरकार पॉलिसी बना रही है, सड़कों पे इन्वेस्ट कर रही है, वो अपना डिज़ाइन बनाएंगे, तो हमारी इंजीनियरिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि उस इंफ्रा पे एक्सीडेंट तो पहले हो ना। सारे स्टैंडर्ड्स हमारे IRC, MORTH, NHAI, सबके स्टैंडर्ड्स को मिला के हमारा डिज़ाइन इतने सक्षम होना चाहिए कि उन पे एक्सीडेंट हो ना। साइनेज बाकायदा लगी होनी चाहिए, रोड पे मार्किंग प्रॉपर होनी चाहिए। उसके बाद आता है एजुकेशन। जैसे ये हमारा जो इनिशिएटिव है, हम यहाँ आए हैं, छोटे बच्चों को जागरूक करेंगे, ट्रैफिक रूल्स क्या होता है। छोटे बच्चे आज का एक स्पार्क है हमारे, वो कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने पेरेंट्स को, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को। कल को उनकी फैमिली में से कोई सीट बेल्ट नहीं लगा रहा है तो वो मतलब बोलेंगे कि आप लगाइए, एक्सीडेंट हो सकता है, हम पढ़ के आए हैं। इस तरह से चीज़ें स्प्रेड होती है। तो एक एजुकेट करना बहुत ज़रूरी होता है इंजीनियर के बाद। जब सब जागरूक है, हम मान के चलते सब जागरूक हो गए हैं, तब सरकार पॉलिसी बनाएगी उसको एनफोर्स करने के लिए कि भाई अब आप गलती करेंगे, आपको समझाया गया है, स्कूल में पढ़ाया गया है, एडवर्टीजमेंट सोशल मीडिया पे हमने बताया, सबको एजुकेट किया है, उसके बाद आप गलती करेंगे तो उसकी कुछ पेनल्टी होगी। तो इस तरीके से वो चीज़ एक फ़्लो होता है किसी भी डिज़ाइन का या किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का। और इन सब में हम पॉलिसी मेकर, हम रोड बनाने वाले, सिर्फ हमारा ही इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। जो रोड यूज़ करेगा हमारा वो सबसे बड़ा क्लाइंट होता है, उसके बिना ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। सब मिल के इन तीनों पे वर्कआउट करेंगे तो मुझे लगता है हम सब एक ज़ीरो फर्टिलिटी कंट्री बन सकते हैं, जो हमारे टारगेट्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के। तो बहुत सही जानकारी दी है स्नेहलता जी ने। आप इफ्कॉन से हैं और बिजनेस एनालिस्ट हैं, और आप रोड सेफ्टी पर भी बच्चों को अवेयर करने के लिए आप मारा भारती स्कूल देहरादून में आए हैं। और हमारे साथ आए हैं, स्टूडियो में आमंत्रित है सौरभ चौरसिया जी। आप IIT रुड़की के रिसर्च स्कॉलर हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कहा जाता है कि कोरोना में इतनी डेथ नहीं हुई जितनी कि हर साल रोड एक्सीडेंट में हुई। बिल्कुल, ये बात सही है जी। तो अब हम रोड डिज़ाइन की बात, जैसा कि मैंने कहा है कि हम पहले ही इंजीनियरिंग इस तरह से करें रोड की कि एक्सीडेंट ना हो। ट्रैफिक प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रतिदिन अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो प्रतिदिन 100 कारें बिकती हैं।
लगातार गाड़ियाँ बिक रही हैं, मोटरसाइकिल बिक रही हैं, क्या लगता है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो उस लेवल पर नहीं है जितने की डिमांड है? तो क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी होने की वजह से भी रोड एक्सीडेंट ये बढ़ रहे हैं? हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अगर देखा जाए तो इनएडुकेट तो है। जैसे अगर अभी मैं देहरादून की बात करूँ तो मुझे लग रहा है आज से लगभग 6-7 साल पहले ये कहा गया था कि देहरादून में मेट्रो आएगी, है ना, और मेट्रो आने से ट्रैफिक काफ़ी कम हो जाएगा, रोड पर, सड़क पर काफ़ी ट्रैफिक कम हो जाएगा। बट अभी तक उस पर कुछ हुआ नहीं है। तो इससे होता क्या है कि अब जिसको जाना है वो हर कोई आदमी जो है ऑटो नहीं यूज करना चाहता है, या उसे लगता है वो कब तक ऑटो के लिए खड़े होकर वेट करेगा, या मिलेगा कि नहीं मिलेगा ऑटो, या बस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो इसलिए वो क्या करता है, बाइक खरीद लेता है या कार खरीद लेता है अपने कन्वीनियंस के लिए। अगर उसे ये पता होता कि ट्रैफिक जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ईजी है और कन्वीनियंट है, टाइम पर मिलता रहेगा, जैसे मेट्रो की फिक्स टाइमिंग होती है, हर 5-10 मिनट पर मिलेगी, तो वो इतना जो रोड पर लोड बढ़ रहा है गाड़ियों का वो थोड़ा कम हो जाता। और दूसरी चीज़, जहाँ तक उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड एक कहा जाए तो इको फ्रेंडली स्टेट माना जाता था कि हाँ जो है हिमालयन रेंज में बसा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा पॉल्यूशन कम होना चाहिए, लोड कम होना चाहिए स्टेट पर। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम होने की वजह से लोड ज़्यादा लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर मैं आपको ऑन एन एवरेज बताऊं, एक बस में लगभग 50 लोग बैठते हैं और एक कार में 5 लोग मैक्सिमम। तो एक बस 10 कार का लोड जो है कम करती है रोड पर। अगर एक बस अकेले जा रही है तो वो 10 कार का लोड कम कर रही है, उसके साथ ही वो 10 कार के एमिशन का लोड कम कर रही है, पॉल्यूशन का लोड कम कर रही है, जो फ्यूल कंजम्पशन हो रहा है उसका लोड कम कर रही है। तो अगर हम गवर्नमेंट और जो है थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दें कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और बेटर कर सकें, ऑल्दो काम चल रहा है, बट मेरा मानना यह है कि जो पॉपुलेशन है जितनी हमारे यहाँ, उस हिसाब से जो है उतना काम नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल सही जानकारी आपने दी है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें कमी है और इस कमी की वजह से लोग बाइक खरीद रहे हैं, लोग जो है अपनी गाड़ियों से जा रहे हैं। मैम, एक टर्म है कारपूलिंग, तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी को लगभग कम करता है। बिल्कुल। तो क्या कारपूलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या अपने देश में लागू हो रहा है? क्या लोग कर रहे हैं इसको इस तरह से? अभी बीच में कोविड के पहले हमारे जो राइडिंग ऐप्स होते हैं, ओला, उबर, बड़े शहरों में उनमें राइड शेयर की फैसिलिटी थी। बट अब देखा आफ्टर कोविड अभी ऐसा कुछ आया नहीं है, नॉलेज में भी नहीं है, ऊपर से पॉलिसी लेवल पे इसकी इनैक्टमेंट होगा या नहीं उसका भी कुछ गारंटी नहीं है। बट बाहर के देशों में ये चीज़ काफ़ी अच्छे से देखा गया है। वहाँ पे इस पर स्पेसिफिकली चलान्स भी हैं। अगर एक टर्म होता है ऑक्यूपेंसी कि एक गाड़ी में कितने लोग हैं, उस गाड़ी में अगर एक इंसान ही होगा जो कि ड्राइव कर रहा होगा तो उस गाड़ी पे फ़ाइन है। बट अगर उसमें लोग होंगे उस पर फ़ाइन नहीं है। वहाँ पे हाईवे भी ऐसे डिज़ाइन होता है, हाई ऑक्यूपेंसी लेन, उस लेन पे वो गाड़ियाँ चलेंगी जिनकी ऑक्यूपेंसी कंप्लीट है, तो वो ट्रैफिक ईज करने में भी सहायक है। इस पर बस चलती है। हमारे इंडोनेशिया में उन्होंने डेडिकेटेड, इंडिया में भी करते हैं, डेडिकेटेड बस कॉरिडोर। बस में जैसा कि सौरभ बता रहे थे कि बस में 50 तक के लोग कैपेसिटी होती है। 50 लोग, अगर 2-3 बस भी चल रही है एक बार में, हम बहुत सारे लोगों को मूव करा रहे हैं। और बाकी के मान लीजिए एक शहर का मेन सड़क 3 लेन का होता है, 3x3 का, उसमें से एक लेन हमने बस को दे दी, 2 हमारे ट्रैफिक नॉर्मल व्हीकल्स को दे दी, तो हम काफ़ी हद तक ट्रैफिक कम कर सकते हैं अपना हमारे सिटीज़ में। तो इस तरह के है इनोवेशन। और धीरे धीरे बसेस को अगर हम इतना सक्षम बनाएंगे, इतना प्रॉपर बनाएंगे कि लोग ट्रैवल क्यों करते हैं अपनी गाड़ी से, उसका रीज़न है कि कंफर्ट है। मैं अपनी गाड़ी में जाऊंगा, अच्छे से अपने घर से अपने ऑफिस के गेट तक पहुंच जाऊंगा। अगर हम उसकी ट्रिप को ब्रेक करते हैं, मेरे घर से बस स्टैंड या मेट्रो स्टेशन, उसमें मेट्रो या बस की ट्रिप, फिर अगला मेट्रो स्टेशन और वहाँ से ऑफिस का, हाँ, अगर हम इस 3 पार्ट को अच्छे से सिंक्रोनाइज़ करते हैं, ये हमारी फर्स्ट माइल और लास्ट माइल कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, तो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट डेफिनेटली प्रेफर करेंगे। बिल्कुल सही बात है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर बढ़ेगा तो रोड सेफ्टी भी, इसके जो हमारे उद्देश्य हैं वो भी पूरे हो जाएंगे। बिल्कुल। एक सवाल आता है मैम कि जो शहर है, हम देहरादून शहर की बात करते हैं, आप रुड़की शहर की बात कर लीजिए, किसी भी शहर की बात कर लीजिए,
क्या ट्रैफिक प्रेशर के हिसाब से क्या हमारा जो पूरा सिस्टम है, जो रोड है, क्या वो उस रोड सेफ्टी के अनुरूप है? क्या पाते हैं हम? अगर सिर्फ देहरादून और रुड़की को अगर मैं कहती हूँ, तो अगर उसका मास्टर प्लान देखें तो शहर में जो लैंड यूज़ मतलब हम ज़मीन को अलग अलग एक यूज़ प्रोवाइड करते हैं, रेसिडेंशियल, इंस्टीट्यूशनल, ट्रांसपोर्टेशन, वो उतना सक्षम है। बट जिस प्रकार से हमारी पॉपुलेशन, गाड़ियों का नंबर, माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है और हमारे मास्टर प्लान का डेवलपमेंट का जो रेट है, इनमें थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। हम जब तक 20 साल का विज़न लेके बनाते हैं तब तक हमारी पॉपुलेशन, गाड़ियों का नंबर यहाँ से यहाँ पहुँच चुका होता है, तो उसको हमें कैटर करने में फिर हमको 20 साल का आगे का सोचना पड़ता है। तो हम बना तो लेते हैं, हम पहुँच भी जाते हैं, पर हमारे पास वक्त बहुत कम होता है कि हम अपनी अगली नेक्स्ट डिमांड को कैटर कर सकें। तो हमें थोड़ा सा और स्मार्टनेस की ज़रूरत है। और हम अभी कुछ 100 शहर हैं, हमको और शहरों पर भी टारगेट करके उनको स्मार्ट बनाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ा लैंड यूज़ पे काम करना पड़ेगा कि हम जो ये लंबी ट्रिप करते हैं हमारी कम हो, शहर का एवरेज ट्रैवलिंग जो डिस्टेंस होता है वो कम करना होगा। उस तरीके से छोटे छोटे चीज़, हम एकदम से तो पूरा सब कुछ ख़त्म करके नया लैंड यूज़ ला नहीं सकते, बस पार्ट में कहीं पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कहीं पे लैंड यूज़, कहीं पे रोड सेफ्टी, कहीं पे हमारी ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन रोड का, अलग अलग चीज़ों पर वर्क करके हम एक सस्टेनेबल गोल पे अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि सिटी की एक प्लानिंग की जाए और उस प्लानिंग के अनुरूप ही सब उसको फॉलो करें। जब उसको फॉलो करेंगे तो रोड के जो नियम हैं, जो रोड सेफ्टी की जो बात हम करते हैं, कि उसको भी हम फॉलो कर पाएंगे। बिल्कुल सर, एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि आप आईआईटी से जुड़े हैं और आईआईटी देश भर में आईआईटी ने रोड सेफ्टी पर बहुत काम किया है और ऐप भी तैयार किया है। आउटकम क्या है? आउटकम सर ये जैसे अभी मैंने पढ़ा था कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिपार्टमेंट है आईआईटी का, उन्होंने कुछ एमओयू साइन किया हुआ है एनएचएआई के साथ, जो नए एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं उनकी जो डिज़ाइन बनाई जाती है। और उसमें जैसे अभी एक मैम बता रही थी कि जो स्ट्रक्चर होना चाहिए रोड का वो ऐसा होना चाहिए कि वो जो है थोड़ा सा, आपने मैम ने एक कोई टर्म यूज करा था, वर्नेबल हॉट स्पॉट्स। होता क्या है, जैसे अभी जो पुराने, अभी जैसे उत्तराखंड में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं वो होते हैं ब्लाइंड स्पॉट्स पर, है ना, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि हाँ कहाँ से, और वो उसके पीछे रीज़न क्या है कि वहाँ पर कोई साइनेज नहीं लगा हुआ होता है कि आगे ब्लाइंड स्पॉट है, कि ड्राइवर को पहले से पता चल सके, थोड़ी दूर पहले से ही कि हाँ वो वहाँ स्पीड कम कर ले। तो आईआईटी ने एक जो एक शुरू किया, आईआईटी का एक प्रोजेक्ट है जो उस पर चल रहा है कि हम कार में कुछ ऐसा सिस्टम लगा सकें कि वो आगे कुछ दूर तक वो खुद ही देख सके कि हाँ वो इस सेंसर एक ऐसा कुछ लगा सकें कि वो आगे जाकर ब्लाइंड स्पॉट अगर है तो वो ड्राइवर को पहले इन्फॉर्म कर दे, रेदर देन कि हो सकता है ड्राइवर ना देख पाए या उससे साइनेज मिस हो जाए। तो ऐसे सीन में अगर ड्राइवर को वो इन्फॉर्म कर देगा तो ड्राइवर ऐसे जो है उसको कार स्लो कर लेगा। इसके साथ ही आईआईटी ने जो एमओयू साइन किया हुआ है एनएचएआई के साथ कि हाँ हम रोड के जो डिज़ाइंस बनेंगे वो आईआईटी के इंजीनियर्स मिलकर बनाएंगे एनएचएआई के साथ। तो उसके आउटकम्स कुछ देखने को मिले हैं, जैसे जो है जो नए एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं वहाँ पर एक्सीडेंट्स काफ़ी कम है, इस वजह से कि कोई ब्लाइंड स्पॉट्स या रोड की स्ट्रक्चरिंग या डिज़ाइन की वजह से जो एक्सीडेंट्स होते थे वो अब कम हो चुके हैं। अभी जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उन रोड्स पर वो सिर्फ ह्यूमन मिस्टेक से, ह्यूमन एरर की वजह से हो रहे हैं कि आपने ओवर स्पीडिंग कर दी या फॉग है इस वजह से ऐसा कुछ हो रहा है, बट उसका काफ़ी आउटकम मिला है। और मुझे लग रहा है अभी जितने हाईवेज़ बन रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, उसमें भी वो टेक्नोलॉजी वो यूज की जाएगी, वो उस डिज़ाइन को यूज किया जाएगा, तो आगे भी एक्सीडेंट्स उन रोड्स पर धीरे धीरे कम होंगे। बहुत सही जानकारी आपने दी है और आपने बताया कि रेसिंग की वजह से भी हो रहा है, लोग तेज़ गाड़ियाँ दौड़ा रहे हैं और पहाड़ में जो अभी बस दुर्घटनाएं हुई उसमें ज़रूरत से ज़्यादा सवारियों को बिठाना, ड्राइवर का रेस्टलेस गाड़ियाँ चलाना, क्योंकि नींद आ जाती है, कई बार ऐसा होता है पहाड़ में और उस वजह से भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। मैं बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। मैं तो चाह रहा हूँ कि आपसे रोड सेफ्टी पे लगातार बात करता जाऊँ। लास्ट में मैं आपसे उन युवाओं के लिए एक अपील जानना चाहूँगा जो रफ्तार से हाथ मिलाते हैं, जो अभी उनकी उम्र नहीं है लेकिन
शहर में मैं देखता हूँ स्कूटी मोटरसाइकिल ये बहुत तेज से दौड़ाते हैं, उनके लिए खास अपील उन लोगों से जो ओवर स्पीडिंग करते हैं। हमारा मौत का डेटा कहता है कि 70 से ऊपर % एक्सीडेंट्स सिर्फ और सिर्फ स्पीड से हैं। अगर आप स्पीड कम करेंगे, थोड़ा सा बस सामने देखना है और हमारी स्पीड जितनी लिमिट है उस पर फोकस करेंगे और अपना जो भी व्हीकल आप यूज़ कर रहे हैं उस पर चलाएंगे तो शायद आप अपनी तो जान बचा ही रहे हैं। आसपास के लोगों को, अगर आप शहर में तो लोग भी होंगे, उनकी भी जान बचा रहे हैं, तो इससे आपकी फैमिली और आसपास के सभी लोग सेफ रहेंगे। तो सबसे निवेदन यही है कि ओवर स्पीडिंग शहरों में कम से कम करें, स्पीड लिमिट के हिसाब से करें और कोई भी वाहन चलाते समय वहाँ उसमें सेफ्टी फीचर्स होते हैं, हेलमेट, सीट बेल्ट कारों में, उन सब का उपयोग करें। बहुत अच्छा लगा मैम आपने। और अभी हम मुलाकात कर रहे हैं स्नेहलता जी से और सौरभ चौरसिया जी से। आप बड़े संस्थानों से जुड़े हुए हैं और रोड सेफ्टी पर आप बड़ा काम कर रहे हैं, आप एक्सपर्टीज़ है आपकी रोड सेफ्टी